अध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा माननीय अध्यक्ष जी, जब भी विपक्ष के लोग बोलते हैं तो उसमें निश्चित ही सारे सत्ता पक्ष के लोग छोटी छोटी कमियां निकालते हैं, टोकते हैं, सुधार भी करते हैं और हम सीखते भी हैं। लेकिन जो मूल प्रश्न माननीय अध्यक्ष जी हम लोग उठाते हैं, जिस विषय पे बात होती है उसके उत्तर से भाग जाते हैं, सही उत्तर पे नहीं आते। बाकी सब चीजों पे चर्चा होती है, दिल्ली तक चले जाएंगे, पूरे विश्व की बात हो जाएगी। लेकिन जो प्रश्न, जैसे कल भी माननीय अध्यक्ष जी जब हरदा के विषय पे चर्चा हुई तो आखिरी में नेता प्रतिपक्ष जी ने भी, हम सभी लोगों ने, हमारी मूल भावना थी, हमने ये मांग करी थी कि इस प्रकरण की न्यायिक जांच होनी चाहिए। या तो भाजपा के नेता ये कह दें कि उनको न्यायालय पे भरोसा नहीं है या न्यायाधीशों पे भरोसा नहीं है, तो इस मांग को हम कोई बात नहीं, फिर नहीं मांगेंगे अगली बार से। और यदि न्यायालय जांच पे भी भरोसा नहीं है तो फिर कौन सी जांच? इसलिए मैं माननीय अध्यक्ष जी, मैं भी विषय पे आ रहा हूँ, मुझे मालूम आप टोकने के लिए तैयार हो, लेकिन जो मेरा मूल प्रश्न होगा ना उसका उत्तर नहीं देंगे, आप देखिएगा अध्यक्ष जी। तो हाँ, टोक लीजिए। तो ऐसे ऐसे आप बुलाते रहो, लेकिन मैं लिख के लाया हूँ, भूलूंगा नहीं। तो माननीय अध्यक्ष जी, मैं यही कह रहा था कि जो मूल प्रश्न है, जो मूल भावना है हमारी विपक्ष की, कम से कम उसका उत्तर जरूर आए पटल पर, क्योंकि क्षेत्र की जनता भी देख रही है। वहां हम ये बोल के आते हैं कि हम सदन में आपकी लड़ाई लड़ने जा रहे हैं और सदन में उसका उत्तर नहीं मिलता तो जवाब भी मांगते हैं वो लोग। आज का जो पूरा ये अनुपूरक बजट है माननीय अध्यक्ष जी, इसको अगर मोटे रूप से एक मोटे स्वरूप से देखा जाए तो ऐसा लग रहा था कि जैसे कि कोई मालवा प्रदेश का बजट आ रहा है। ये मध्य प्रदेश का नहीं प्रतीत हो रहा था, कोई उज्जैन मालवा के लिए अलग से बजट का एलोकेशन पूरा का पूरा उधर ही कर दिया है। आपका उज्जैन संभाग पूरा मालवा प्रदेश जैसा ऐसा लग रहा है, एक नया प्रदेश बनाने की ओर जा रहा है ये बजट। ग्वालियर चंबल संभाग, अन्य भी संभाग ऐसा मुझे लगता है माननीय हमारे वित्त मंत्री जी जो डिप्यूटी सीएम है उनको भी ये जानकारी है। तो जब आप बजट का एलोकेशन करें माननीय जी, तो पूरे प्रदेश का ख्याल रखना चाहिए। जितना बजट एलोकेशन एक क्षेत्र में हो रहा है उतना बाकी में भी एक समानता के रूप में होना चाहिए। माननीय अध्यक्ष जी, टोटल जो बजट पटल पर लाया है स्वीकृत करने के लिए 2023-24 का द्वितीय अनुपूरक बजट लगभग 28,650 करोड़ रुपए की राशि है। हाँ, मैंने इसीलिए लगभग बोल दिया, आपने, मैं उसको करेक्ट कर देता हूं, 28,655 करोड़ रुपए की राशि है लगभग। अब मैं इस राशि पे आने से, मैं जब आज इस प्रस्ताव का विरोध कर रहा हूँ, ये जो द्वितीय अनुपूरक बजट है इसका विरोध कर रहा हूँ। विरोध क्यों कर रहा हूँ माननीय अध्यक्ष जी, मैं ये भी आपको बताना चाहूंगा। ऐसा नहीं कि बीजेपी ने उठाया तो उसका मैंने कोई कसम खा के घर से आया था कि मैं इसका विरोध करके घर जाऊंगा तभी खाना जाऊंगा, नहीं। मुझे उसमें ऐसा लगा कि कुछ चीजें गलत है और कुछ चीजें सुधार हो सकती है। मैंने कल ये मोटी मोटी किताबें बहुत सारी करीब 8-10 किलो की किताबें थी, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट के साथ बैठा, आंकड़े का खेल समझने की कोशिश करी, उन्हें कुछ सिखाया, मैंने सीखा भी और काफी कुछ समझने के बाद माननीय अध्यक्ष जी मैंने कुछ आंकड़े निकाले इसमें। वर्तमान जो अभी जो करंट ये फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, जिसमें कि अभी मैं समझता हूं लगभग 1.5 माह से ज्यादा बकाया है। 23-24 के करंट फाइनेंशियल ईयर में जो टोटल बजट एलोकेशन हुआ था वो हुआ था 3,22,623 करोड़, अप्रोक्सीमेटली बोल रहा हूं, अप्रोक्सीमेशन के साथ बोल रहा हूं, 3,22,623 करोड़ रुपए, जिसके अगेंस्ट में जो खर्च हुआ वो है 1,85,818 करोड़ रुपए। मतलब बाकी बजट शेष है। कुल मिलाके जो आपने बजट एलोकेट करवाया, अभी वित्तीय वर्ष समाप्त नहीं हुआ है, अभी समय बाकी है। आप टोटल माननीय अध्यक्ष जी खर्च कर पाए हैं 57%, 43% ऑफ द टोटल बजट एलोकेटेड इज स्टिल पेंडिंग टू बी स्पेंट इन वेरियस डिपार्टमेंट्स। तो मैं ये पूछना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष जी कि जब हमारे पास 1,37,000 करोड़ रुपए लगभग अभी बाकी है, और ये आंकड़ा जो है यही कि मैंने किताबों से निकाला है, जब 43% ऑफ द टोटल बजट इज अवेलेबल, तो हम नए बजट की बात क्यों कर रहे हैं? नया बजट हम मांग रहे हैं 28,650 करोड़ रुपए का। वर्तमान में 1,37,000 करोड़ बाकी है। एक मोटा मोटा देखें तो करीब 5 गुना से ज्यादा बकाया है। 5 गुना बजट आपके पास है माननीय वित्त मंत्री जी के पास, आपके पास 5 गुना रखा हुआ, आप उसका 1/5 का उधार लेने पे जा रहे हैं। उधार की जरूरत ही नहीं, सिर्फ यह हो सकता है वो अलग अलग मदों में है, तो उसको जो एप्रोप्रिएशन करके सही मद में लाकर के उपयोग किया जा सकता है।
इस बजट की आवश्यकता है नहीं माननीय अध्यक्ष जी। मैं जो फिगर्स बोल रहा हूं मैं आपको उपलब्ध करवाऊंगा यदि आप चाहेंगे तो। इतना बकाया होते हुए भी हम बजट की इसकी आवश्यकता क्या है? या तो ऐसा तो है नहीं कि मार्च आया तो हमें बजट लेना ही लेना है, ऐसा कोई नियम नहीं है। अगर हमारे पास बजट है तो हम पहले उसको तो उपयोग कर लें माननीय अध्यक्ष जी। मैं अगले इस पे आना चाहूंगा माननीय विषय पे, जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट है 2022-23 की। इस रिपोर्ट में राजस्व मद में लगभग 35,500 करोड़ रुपए लैप्स हो गया। ये पिछले साल का है माननीय अध्यक्ष जी। जो प्रदेश के विकास के लिए कर्जा लिया था उसमें से 35,500 करोड़ रुपए लैप्स हो गया। ये सरकार की सफलता है। मतलब मैं सफलता कह रहा हूं लेकिन कायदे में विफलता है, आप उसको सफलता मत मान लीजिएगा। ऐसे ही जो पूंजीगत मद है कैपिटल एक्सपेंडिचर में लगभग 14,980 करोड़ रुपए लैप्स हो गया पिछले वाले का। ये कैकी रिपोर्ट से मैंने लिया है ये आंकड़ा। मैं 2-3 उदाहरण भी बताना चाहूंगा ये देखिए आपके माध्यम से। एक मिनट हेमंत जी, एक मिनट बैठिए। मध्य प्रदेश विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम 23 के अनुसार शुक्रवार की बैठक के अंतिम 2.5 घंटे अशासकीय पर कृतज्ञता प्रस्ताव पर 1 घंटे चर्चा होने के पश्चात अशासकीय कार्य लिया जाएगा। मैं समझता हूँ सदन इससे सहमत है। हेमंत जी, मुझे पीएस साहब आप मत हाथ दिखाइए, अध्यक्ष जी का अधिकार है, मैं उनकी बात का आदेश का पालन करूंगा। माननीय अध्यक्ष जी, मैं 2-3 उदाहरण दे रहा था इस बारे में, जैसे कि पीएचई विभाग। माननीय अध्यक्ष जी, मुझे ऐसा लग रहा है कि सम्मानित सदस्य जो हैं वो सीए पे ज्यादा रिलाय कर रहे हैं। बजट जो है वो इकोनॉमिस्ट का काम होता है, इसलिए इनके आंकड़े जो हैं कहीं ना कहीं गड़बड़ा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, पता यही करना है कि हेमंत किस चार्टर्ड अकाउंटेंट से मिला, उसका नाम जरूर बता देना जी। और मेरे आंकड़े जो मैं दे रहा हूं, मैंने आपने मेरी बात को आप ध्यान से नहीं सुनते हैं। मैंने आपको बोला ये जो आंकड़े मैंने सीए के साथ निकाले, लेकिन निकाले इन्हीं बुक्स में से माननीय अध्यक्ष जी। जो बुक्स आपने पटल पे रखी, जो क्या की रिपोर्ट ये रखी आपने, ये आंकड़े निकाले इसी में से। सीए ने अपने घर से नहीं दिए और विश्वास नहीं, उनका काम है वो पूरा करेंगे, अच्छी बात है। और विश्वास भैया ने भी बोला चिंता, मैं आपको सीए का बता दूंगा, आपको फिर अपना सीए बदलना पड़ जाएगा। बहुत होशियार सीए, टॉपर भी रहे भोपाल के, और इज अ वेरी ब्रिलियंट सीए। आपको मैं जरूर मिलवाऊंगा अभी आप अगर चाहेंगे तो। यही देखना पड़ेगा टॉपर कैसे हो पाए। नहीं, वो व्यापम वाले टॉपर नहीं निकलेंगे। मैं वही व्यापम वाला नहीं है, बेफिक्र हो। व्यापम से व्यापम वाला नहीं, टॉपर वाले टॉपर निकलेंगे। आप सलाह कीजिएगा। अगली बार तुम यदि सलाह लो तो हमसे पूछ के लेना किससे लेनी है। जो नहीं बोला सही बात है। मैं अभी आपको अपना आइडल नहीं मानता हूं, मैं आपसे अपना आइडल नहीं मानता हूं, तो मैं आपसे सलाह करूंगा। मैं आपसे सलाह दूंगा, मैं आपको अपना आइडल नहीं मानता हूं। मैं इसलिए टोका-टोकी में समय बर्बाद ना हो इसकी। जी माननीय अध्यक्ष जी, मैं 2-3 उदाहरण भी दे रहा था जहां लैप्स हुआ माननीय अध्यक्ष जी। फंड पीएचई विभागीय क्या कहते हैं, पीएचई विभागीय संपत्तियों के संधारण में कुल 667 लाख के विरुद्ध मात्र 140 लाख व्यय हुआ, बाकी पूरा लैप्स। पशुपालन विभाग में मुख्यमंत्री पशुपालन विकास योजना में 53 करोड़ के विरुद्ध मात्र 21 करोड़ रुपए व्यय हुआ। ऐसे ही माननीय अध्यक्ष जी, बड़ी गंभीर बात है, उदाहरण को मैंने निकाला है। जब कोविड काल चल रहा था, कोविड-19 का समय था, उस समय भी 61 करोड़ रुपए के विरुद्ध मात्र 16 करोड़ रुपए व्यय हुआ। ये उदाहरण जो है मैंने 2-3 आपको दिए हैं। माननीय अध्यक्ष जी, ये जो अनुपूरक अनुदान है, इसमें मैंने एक चीज और देखी, इस पर मैंने गौर किया। इसमें ई विधान का भी प्रावधान किया गया है। और मैं जब इस पर थोड़ा रिसर्च कर रहा था तो मैंने इस पर देखा कि ई विधान जो है सबसे पहले हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट लाई और बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है। ई विधान से बिल्कुल विधानसभा का मॉडर्नाइजेशन होगा, एक हाईटेक मॉडर्न विधानसभा डेवलप होगी, नो डाउट। और मैंने उसके कुछ वीडियोस देखे तो हिमाचल प्रदेश में जो जब सदस्यगण बैठते हैं मानी, तो उनके सामने पूरा स्क्रीन पर सारी चीजें आ जाती हैं। उनको हर बार जाकर किताब लेना, प्रश्नों के उत्तर लेने के लिए नहीं जाना पड़ता, हर चीज आपके सामने मॉडर्न हाईटेक तरीके से उपलब्ध हो जाती है, बड़ा इजी हो जाता है काम। अच्छी बात है, लेकिन मैं एक आशा और भी करूंगा और मुझे आज विश्वास भी है जिस तरीके से आज आपने शुरुआत करी कि ऐसा नहीं हो कि प्रश्नों के उत्तर में लिखा है कि जानकारी एकत्रित की जा रही है, सिर्फ वो पढ़ने के लिए नहीं आया सदस्य। और आपने आज कैलाश जी नहीं है अभी,
उन्होंने आके बताया कि आपने एक बहुत ही अच्छी पहल करी है। जो प्रश्न थे जिनके उत्तर या तो अपूर्ण थे या अपर्याप्त थे, लगभग ऐसे 800 प्रश्न थे, उनका उत्तर आप सारे सदस्यों को, मानी जो अभी हैं विधायक वो भी और जो भूतपूर्व हो गए उनको पहुंचाए। मैं इसके लिए आपको हृदय से, अपने अंतरात्मा से धन्यवाद देता हूं। लेकिन मैं साथ ही ये भी प्रार्थना करूंगा माननीय अध्यक्ष जी कि इसी प्रकार से जो अपूर्ण आश्वासन है, जिनका भी आंकड़ा लगभग 1500 के आसपास होना चाहिए माननीय अध्यक्ष जी। आप बताइए, आप ये लोकतंत्र का मंदिर है, यहाँ जब हम आश्वासन दे रहे हैं माननीय अध्यक्ष जी, तो एक तरीके से हम मंदिर के अंदर कोई बात कह रहे हैं। हम एक तरीके से एक ओथ जिसको हमने लिया, हम उसके समक्ष ये बात कह रहे हैं, और वो आश्वासन 1500 पेंडिंग। इस पे भी मैं चाहूंगा आपका ध्यान आकर्षित हो और इन सभी आश्वासनों को उनकी पेंडेंसी खत्म की जाए। ऐसे पीएससी के काम, पीयूसी के काम सब पेंडिंग पड़े हुए हैं माननीय अध्यक्ष जी। मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा, ये जो ई विधान का प्रोजेक्ट है, ये पिछली बार के डिजिटलाइजेशन के प्रोजेक्ट की तरह ना चला जाए। एक डिजिटलाइजेशन का प्रोजेक्ट आया था, उसमें भी बड़े सपने दिखाए थे कि डिजिटलाइजेशन होगा, ऐसा विधानसभा कर देंगे, ये कर देंगे, सदस्य जाएंगे तो बड़ा आसान हो जाएगा। लेकिन असल बात यह है कि मानिए ये जो डिजिटलाइजेशन का भी आया, इसके लिए जो बजट आया, मुझे ऐसी जानकारी प्राप्त हुई कि बाद में वो 2-3 गुना धीरे धीरे राशि बढ़ती गई। असल में उसका कोई उपयोग विधानसभा में हुआ नहीं। और गंभीर बात यह है कि इसमें ऑडिट ने आपत्ति भी ली है। आप इसकी जानकारी लेंगे तो आपको पता चलेगा इसमें ऑडिट ने आपत्ति ली है। मैं माननीय अध्यक्ष जी आपको यह भी बताना चाह रहा हूं, एक तरफ हम ई विधान की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ माननीय अध्यक्ष जी हमको इस बात पर भी चिंतन और गौर करना चाहिए कि हमारे सचिवालय की क्या स्थिति है वर्तमान में। ये बहुत गंभीर विषय है, क्योंकि आप माननीय अध्यक्ष जी चाहते सारा काम खत्म हो, पेंडेंसी क्लियर हो, लेकिन आप देखिए वर्तमान में प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब एक्सटेंशन पर हैं, जो 2 सेक्रेटरीज के पद हैं, दोनों पद इस समय रिक्त है माननीय अध्यक्ष जी। मैंने एक शिकायत भी करी, चुनाव आयोग को, आई गिव अ रिटन रिप्रेजेंटेशन टू व्हिच दे हैड एक्टेड अपॉन, और उसमें उन्होंने ये चीज बोली, हाँ पूरा बजट हो गया। और सुना जी, तो माननीय अध्यक्ष जी मैं ये कहना चाहूंगा, सेकंड लाइन अध्यक्ष पॉइंट ऑफ ऑर्डर है, ये मुझे ऐसा प्रतीक लगता होता है कि इस तरह की विधानसभा की व्यवस्था और जिस पर अध्यक्ष जी का सीधा विशेषाधिकार है, उसका चर्चा यहाँ पर नहीं होनी चाहिए देश में। वो बात देख लो हमारा, मैं अध्यक्ष जी के संज्ञान में डाल रहा हूं, और यदि आपको लगेगा अध्यक्ष जी मैं नहीं बोलूंगा, ठीक है, मैं अपने ही सदन के लिए, मैं चिंता के मार, मेरा किसी व्यक्ति से विरोध नहीं माननीय अध्यक्ष जी। विधानसभा के बारे में चर्चा नहीं कर रहे ना जी, मैं तो सिर्फ इतना बोल रहा हूँ कि यहाँ पर भी एक सेकंड लाइन डेवलप होनी चाहिए माननीय अध्यक्ष जी। जो रिक्त पद है, चाहे वो विधानसभा के अंदर हो या विधानसभा के बाहर हो, मैं समझता हूँ इस भावना से आप भी सहमत होंगे कि सारे रिक्त पद भरे जाने चाहिए। देखिए माननीय अध्यक्ष जी, बीजेपी का बहुमत है, निश्चित ही बजट तो पास करवा ही लेंगे, हाँ की जीत हुई, सब हाँ कह देंगे, बजट पास होना है, ठीक है। लेकिन यदि आप तर्क से बजट पास कर रहे हैं तो माननीय अध्यक्ष जी मैं ये पूछना चाहता हूँ, जब 5 गुना बजट रखा हुआ है तो पहले उसको उपयोग करके फिर नया बजट पास करवाइए ना। इस अनुपूरक बजट की आवश्यकता कहाँ है? हमारे पास 1,37,000 करोड़ रुपए बकाया है अभी माननीय अध्यक्ष जी, आंकड़ा यही नहीं किताबों से लिया हुआ है, तो फिर इस 28,650